सभी का साकेत की ऑनलाइन क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण संबंधी प्रकरण का आद्योपान अध्ययन किया हुआ है। आज हम लोग एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है, वह प्रकरण है शिक्षण सूत्र। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। न केवल जो विश्वविद्यालय द्वारा बीएड की मुख्य परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसकी दृष्टि से, अभी जो अभियोग्यता संबंधी परीक्षाएं होती हैं या शिक्षक पद हेतु जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, वहां भी शिक्षण सूत्र से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो सुनिश्चित ही पूछा जाता है, कभी कभी एकाधिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। और वैसे भी ज्ञान की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का अभिज्ञान होना ही चाहिए। शिक्षण सूत्रों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, उसका स्पष्ट अभिमत होना ही चाहिए शिक्षण सूत्र को लेकर के। तो हर प्रकार से, हर दृष्टि से यह प्रकरण सर्वथा महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को शिक्षण सूत्र प्रकरण का अध्ययन करते समय हम देखेंगे भी कि किस प्रकार यह शिक्षक की सहायता करता है, किस प्रकार एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण करने में यह मददगार साबित होता है। इन आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग एक नए प्रकरण शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, शिक्षण सूत्र के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होता है और कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र हैं जिनका अभिज्ञान, जिनका व्यवहारिक प्रयोग एक शिक्षक को आना ही चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम समझने का प्रयास किया जाए कि इसकी अवधारणा क्या है। शिक्षण सूत्र का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो शिक्षण सूत्र दो शब्दों का जोड़ है, युग्मन। पहला शब्द है शिक्षण और दूसरा शब्द है सूत्र। चूंकि शिक्षण के बारे में निरंतर परिचर्चा हो रही है कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के क्या स्वरूप हैं आदि आदि, यानी शिक्षण को लेकर के जो शिक्षण सूत्र का पहला पद है, पहला शब्द है शिक्षण, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से और विधिवत परिचर्चा हो चुकी है। फिर भी संक्षेप में मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि शिक्षण जो फॉर्मल टीचिंग होती है, औपचारिक शिक्षण होता है, उसके तीन अवयव होते हैं, तीन पक्ष अनिवार्यता होते हैं। एक पक्ष पर आप शिक्षक या टीचर को रख सकते हैं, दूसरे पक्ष पर आप स्टूडेंट या छात्र जिसको आप कह सकते हो रख सकते हो, और तीसरा बिंदु पाठ्यक्रम या विषय वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। इन्हीं तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तो शिक्षण रूपी प्रत्यय
का जन्म होता है, शिक्षण रूपी अवधारणा का जन्म होता है। इसमें जो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम है यह वास्तव में एक सेतु के रूप में कार्य करता है जो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया को संभव बनाता है। तो अगर सार संक्षेप में शिक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो आप कह सकते हो कि शिक्षण छात्र और शिक्षक के मध्य चलने वाली एक अंतःक्रिया है जो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के माध्यम से संचालित होती है। एक फॉर्मल टीचिंग की डिफिनेशन हमने आपको बताई है, जबकि टीचिंग के और भी कई रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, कई प्रकार की टीचिंग होती है, लेकिन हमने यहाँ आपको फॉर्मल टीचिंग के बारे में बताया कि शिक्षण वास्तव में एक प्रकार की अंतःक्रिया है जो किसके मध्य संपन्न होती है, शिक्षक और छात्र के मध्य संपन्न होती है। किसके माध्यम से संपन्न होती है, पाठ्यक्रम के माध्यम से संपन्न। अब इतना समझ लेने के बाद जो इसका दूसरा पक्ष है वह है सूत्र, कि सूत्र क्या होता है। अगर आप गणित विषय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गणित में तमाम प्रकार के सूत्र होते हैं। विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री आज विषयों में आप देखिए सूत्र होते हैं। सूत्र का कार्य क्या होता है? सूत्र वास्तव में अगर देखा जाए तो सिद्धांतों के या सिद्धांत के सामान्यीकृत रूप होते हैं, अर्थात जो सूत्र होते हैं उनका जन्म सिद्धांतों से होता है। जब सिद्धांतों का सामान्यीकरण कर दिया जाता है वो अन्य लोगों के लिए भी जो है उसी रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं या सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनका प्रयोग कर सके, इसका यही निहितार्थ है, यही अभिप्राय है। अर्थात सिद्धांत के सामान्यीकृत रूप कौन होते हैं? सूत्र होते हैं। तो सूत्र का मतलब समझ में आया? भाई किसी विचारधारा को लेकर के, किसी अवधारणा को लेकर के, किसी वस्तु, प्रयोग आदि को लेकर के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, जब उन सिद्धांतों को सरलीकृत करके सामान्य स्वरूप दे दिया जाता है। वास्तव में वैसे तो सिद्धांत स्वयं में सामान्य होते ही हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत अलग करके नहीं चला जा सकता कि जो सूत्र और सिद्धांत बहुत डिफरेंट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जो सूत्रों का स्वरूप होता है वो सिद्धांत से मिलता जुलता है, या जो सिद्धांत होते हैं वो सूत्र से मिलते जुलते हैं। एक बार भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो सूत्र हैं वो कहीं ना कहीं सिद्धांतों का ही बोध कराते हैं, उनसे सिद्धांतों की ही प्रतिध्वनि निकलती है, वो सिद्धांतों के ही प्रतिरूप माने जाते हैं सूत्र, ठीक। क्योंकि सिद्धांत स्वयं में सामान्यीकृत होते हैं। तो सूत्र को अगर आप डिफाइन करें तो वास्तव में सूत्र से अभिप्राय सिद्धांतों के सामान्यीकृत रूप से होता है, जिसके माध्यम से शिक्षक, सूत्र सिद्धांत के सामान्यीकृत रूप होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव आदि को सरलतम रूप में छात्रों को अधिगमित
करवाने में सफल रहता है। अगर कहीं वाक्य विन्यास गड़बड़ हो रहा हो तो आप लोग इसको पढ़ करके वहां सुधार कर लीजिएगा। सिद्धांत के सामान्यीकृत रूप होते हैं कौन? शिक्षण सूत्र। यहां आप जोड़ दीजिए सामने, शिक्षण सूत्र सिद्धांत के सामान्यीकृत रूप होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव आदि को सरलतम रूप में छात्रों को अधिगमित करवाने में या कराने में सफल रहता है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक के पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, विषय वस्तु को लेकर के या व्यवहारिक जीवन से संबंधित जो उसको अनुभव है, उस अनुभव अथवा ज्ञान को वह इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से आसानी से, सरलता से छात्रों को सिखा सकता है। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र एक सहायक अवयव के रूप में सामने आते हैं। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली स्वरूप दिया जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षक के ज्ञान और अनुभव को छात्र की रुचि और आवश्यकता के साथ इस भांति मिला देते हैं जिससे कि छात्र सरलता पूर्वक उस अनुभव और ज्ञान को सीख जाता है। यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरलतम बनाने वाले अवयव, सरलतम बनाने वाले सामान्यीकृत सिद्धांत ही सूत्र कहलाते हैं। तब शिक्षण सूत्र अब समझ में आ गया कि शिक्षण सूत्र क्या होगा। पहले आप शिक्षण को समझिएगा, फिर आप सूत्र को। सूत्र में बस इतना ही ध्यान रखना है कि सूत्र वास्तव में शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले सिद्धांतों के सामान्यीकृत रूप होते हैं। वो आप सिद्धांतों नहीं लिख सकती हैं, रूप होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव को सरलता रूप में छात्रों तक पहुंचाने में सफल रहता है या छात्रों को सिखाने में सफल रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। ध्यान से अगर एक दो बार आप लोग सुनेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। ये तो शिक्षण सूत्र की अवधारणा हो गई। अब नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र, अर्थात जो शिक्षण सूत्र बहुतायत में शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं या शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शिक्षण के सामान्यीकृत सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको आप कई रूपों में देख सकते हैं, कई प्रकार उनके आप गिना सकते हैं। जिसमें पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि जो छात्र को पता है, छात्र का जो पूर्व ज्ञान है, जो उसे पहले से आता है, उसी से जोड़ करके, उसी से अंतर संबंधित करके विषय वस्तु के अज्ञात क्षेत्रों के बारे में उसको अवगत कराना। अर्थात जो नया ज्ञान उसको देना है, जो नवीन विषय वस्तु उसको सिखानी है, जो उसके लिए अज्ञात है, उस अज्ञात को उसके
ज्ञात विषय वस्तु के साथ, उसके ज्ञात ज्ञान के साथ, जिसके बारे में उसको जानकारी है, उससे जोड़ करके ही सिखाने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसको आप उलट दें तब क्या हो जाएगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब पहले अज्ञात के बारे में थोड़े छात्रों को बताया जाता है भाई, जब उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, उसकी ABCD, उस विषय वस्तु से संबंधित कोई पृष्ठभूमि उसकी तैयार ही नहीं है, वो नॉलेज जो होता है जीरो बेस पे नहीं चलता, ज्ञान जीरो बेस पर नहीं दिया जाता कभी भी छात्रों को। इसीलिए उनके पूर्व ज्ञान को पहले परीक्षित करता है शिक्षक कि हमारे छात्रों को कितना पता है। अब जितना पता होता है उसी के साथ नए ज्ञान को क्या कर दिया जाता है? संबद्ध कर दिया जाता है, जिससे कि छात्र आसानी से जो उन्हें नहीं पता होता है उसको भी सीख जाते हैं। यह पहला शिक्षण सूत्र है। दूसरा शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि पहले सरलतम बातों को, विषय वस्तु के सरलतम पक्ष को छात्रों के बीच में परोसना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात जटिल या कठिन बातों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। पहले ही अगर उनके मध्य आपने कठिन से कठिन तथ्यों को रख दिया तब क्या होगा? इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि छात्र आसानी से उस चीज को सीख नहीं पाएंगे और कठिनाई का स्तर अगर ज्यादा हुआ तो उनके अंदर उस विषय वस्तु को लेकर के अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है और रुचि का अधिगम में विशेष स्थान होता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं शुरुआती कक्षाओं में। तो सरल से जटिल की ओर कहने का मतलब यह है कि पहले विषय वस्तु के सरलतम पक्ष को छात्रों के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए, तदुपरांत कठिन चीजों को, कठिन बातों को छात्रों को बताना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? लाभ क्या होगा? यह होगा कि छात्र रुचिपूर्वक अधिगम करेंगे, अधिक देर तक अधिगम करने में सफल होंगे, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में जो अधिगम में पठार आने की बात होती है, अगर कठिन से सरल की ओर आप बढ़ेंगे तो अधिगम में पठार आने की संभावना ज्यादा होगी, अर्थात छात्र तेजी से सीख जाएंगे, तेजी से जो है थक जाएंगे, थकावट का बोध करेंगे और थकावट भी लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है इस चीज का, तो स्मरण आपको होगा। अब चलते हैं तीसरे शिक्षण सूत्र की ओर, और तीसरा महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है वह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसका क्या अभिप्राय है? स्थूल, स्थूल का मतलब कंक्रीट, जिसको आप मूर्त कहते हैं, और सूक्ष्म बहुत ही छोटा अलग रूप। तो पहले जो दृश्यज्ञ है, जो मूर्तवत है, जो इंद्रियोगोचित है, जिन्हें इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आसानी से कैच कर ले, पकड़ ले, ठीक, उनको पढ़ाना चाहिए, वो चीजें बतानी चाहिए, वो विषय के अंश छात्रों के बीच में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु से जुड़ी हुई जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं उनको परोसना। ये भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है कि पहले कंक्रीट चीजों को जो है छात्रों के बीच में प्रस्तुत करिए, फिर जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको आप रखिए, ठीक है। अगर पहले आपने अमूर्त को रख दिया तो छात्र शुरू में ही
अंदर सीखने की प्रक्रिया को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के अरुचि का बोध, अरुचि का भाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक, तो यह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जो दिखाई दे रहा है, जो स्थूल है, जो कंक्रीट है, जो इंद्रियोगोचित है, पहले उसको बताया जाना चाहिए। तत्पश्चात जो इंद्रियोगोचित नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सूक्ष्म है, उसके बारे में छात्रों को बताया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो स्थूल से सूक्ष्म को जोड़ करके सूक्ष्म बातों को भी आसानी से सीख सकेंगे। अगला है, नेक्स्ट चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है। पहले एक संपूर्ण खाका विषय वस्तु को लेकर के छात्रों के बीच में खींच दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, मोटी मोटा या कंक्रीट रूप में, मूर्त रूप में संपूर्ण विषय वस्तु की स्केचिंग छात्रों के बीच कर देनी चाहिए। तत्पश्चात उस विषय वस्तु से जुड़ी हुई फिर छोटी सी छोटी बातों का भी विवेचन, विश्लेषण छात्रों में किया जाना चाहिए। यह है पूर्ण से अंश की ओर या इकाई से अंश की ओर। अब इकाई से अंश या पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र वास्तव में क्यों हमारे लिए उपाधि युक्त है या उपयोगी है, तो इसके पीछे रीजन है। रीजन यह है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा इकाई के रूप में, ज्ञान हमेशा इकाई के रूप में संचरित होता है, चलता है। यहां पूर्ण को आप इकाई मान लीजिए और अंश को इकाइयों में निहित जो विभिन्न पार्ट में भाग हैं उस रूप में। तो पहले इकाई के रूप में ज्ञान प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तदोपरांत उस इकाई में निहित जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनके बारे में छात्रों को अवगत कराना चाहिए। कुल ये 4 शिक्षण सूत्र हो गए। अभी और भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब जो 5वां है वह है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यह शिक्षण सूत्र शिक्षक को यह बताता है कि जब वह विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों के बीच में करे, जब भी वह छात्रों को सिखाने का प्रयास करे, तो उस सिखाने के प्रयास में उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो परसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना, जिनका प्रत्यक्षीकरण संभव है, पहले उन बातों को बताना चाहिए, उन तथ्यों को बताना चाहिए जो जिसमें परसेप्शन ज्यादा से ज्यादा निहित है, जो परसेप्चुअल है, जो प्रत्यक्षीकृत की जा सकती है। तदोपरांत उसके उपरांत अप्रत्यक्ष की ओर, यानी अप्रत्यक्ष चीजों को बताना चाहिए जो नॉन परसेप्चुअल है। ठीक, तो पहले जिनका अप्रत्यक्षीकरण या परसेप्चुअल का मतलब क्या है? जैसे कोई ये कहता है कि मैं जो है अंगारों पर चल सकता हूं। अब ये कहना तब तक परसेप्चुअल नहीं होगा जब तक कि आप चल करके दिखा ना दें। ठीक है ना, यही है परसेप्शन या परसेप्चुअल। तो जिस विषय वस्तु का परसेप्शन संभव है, पहले वो विषय वस्तु प्रेजेंट की जानी चाहिए। फिर जिन विषय वस्तु का परसेप्शन संभव नहीं है, फिर आप उनको प्रस्तुत करिए। ऐसा नहीं है कि नॉन परसेप्चुअल चीजों को आप पहले बता दीजिए और जिनका परसेप्शन संभव है उनको बाद में बताइए, तब दिक्कत आएगी छात्रों को सीखने में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है, ध्यान में रखिएगा। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से
सामान्य की ओर। ये शिक्षण सूत्र हमको यह बताता है कि विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन के समय, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के समय उस विषय वस्तु में निहित जो विशिष्ट तथ्य होते हैं उन विशिष्ट, अब विशिष्ट क्या है पहले इसको समझिए। विशिष्ट का मतलब यहां है उदाहरण, और सामान्य का मतलब क्या है भाई? सामान्य का मतलब है सिद्धांत। अभी शुरू में ही हमने बताया विशिष्ट मतलब उदाहरण, सामान्य मतलब सिद्धांत। तो यह शिक्षण सूत्र क्या बताता है? उदाहरण से सिद्धांत की ओर, और उदाहरण से सिद्धांत की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं अपने शिक्षण कार्य में तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सी शिक्षण विधि? आगमन शिक्षण विधि। ठीक है, आगमन शिक्षण विधि। तो यह शिक्षण सूत्र सीधे सीधे आगमन शिक्षण विधि की ओर संकेत करता है कि हमें पढ़ाते समय किस शिक्षण विधि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए? आगमन शिक्षण विधि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले छात्रों को उदाहरण बताए जाने चाहिए। उदाहरण बताने के उपरांत ही सिद्धांतों का जो है निगमन करना चाहिए, सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। यही है आगमन विधि, इसे ही उदाहरण से सिद्धांत की ओर कहा जाता है। तो इसको आप इस रूप में भी ध्यान में रखिएगा। अगला शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे शिक्षण सूत्र हो गया कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। भाई पढ़ाते समय भले ही अनिश्चितता हो, लेकिन जब समापन हो तो चीजें अपना आकार ले चुकी हूं, उसमें एक निश्चयात्मकता आ जाए। ऐसा ना हो कि विषय वस्तु प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का अंत अनिश्चय में ही कर दीजिए। नहीं, अनिश्चय से शुरुआत हो सकती है बट अंत किसमें होगा? निश्चय में ही होगा। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि जैनिज्म का जो सप्तभंगी सिद्धांत है अंत भी उसी के साथ हो। नहीं, अनिश्चय में शुरुआत हो सकती है, शुरुआत में चीजें अनिश्चित हो सकती हैं और शुरुआत में चीजें अनिश्चित होती भी हैं, बट अंत कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो यह शिक्षण सूत्र बताता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका मतलब यह होता है कि पहले चीजों को विवेचित किया जाए, व्याख्यायित किया जाए, चीजों का विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाए, उनका सरलीकरण किया जाए, उन चीजों जो उसमें निहित क्लिष्टताएं हैं उनको विश्लेषण के माध्यम से दूर किया जाए। तदुपरांत चीजों को क्या कर दिया जाए? सावयव बना दिया जाए, संश्लेषित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, संश्लेषण का मतलब है जोड़ना, एकजुट करना। तो चीजों को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? पहले व्याख्यायित करना चाहिए, फिर कंक्लूजन के रूप में चीजों को, बातों को एक दूसरे से संश्लिष्ट कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। यह शिक्षण सूत्र इसी बात को ध्वनित करता है, बताता है। अगला है अनुभूति से, नेक्स्ट सॉरी यहां नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, 6 7 8 9वां है अनुभूति से युक्त
के ओर, युक्ति युक्त की ओर। अनुभूति, ठीक है ना, इसे आप अनुभव से जो है सिद्धांत की ओर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पहले जो हमको अनुभूति हो रही है, जिसका हम परसेप्शन करने में सफल हैं, जिनको हम अनुभव द्वारा सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो उस अनुभव को पहले प्राप्त कर लेना चाहिए और उस अनुभव के द्वारा ही युक्त यानी युक्तियों के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, ठीक है ना, तो इसको सिद्धांत ना कह करके जो है तकनीकी का एक लघु रूप आप कह सकते हैं, प्रविधि आप कह सकते हैं। पहले अनुभूति कर लेना चाहिए, तब जो है प्रविधि की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि पहले प्रविधि से अनुभूति। पहले अनुभूति और अनुभूति के माध्यम से तब युक्त सीखना, तब युक्तियों के माध्यम से सीखना चाहिए, ठीक ना। पहले शुरुआत में हमें कैसे सीखना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।